हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है फिजिक्स का पेपर 2022 का जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग 35 जो क्वेश्चंस हैं आपके 1 मार्क्स के वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है वो हमने दीपक के जो रिवीजन टेस्ट पेपर है वहाँ से लिया है। तो आप उसको मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में इसलिए आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो हम जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे जो है इसको क्वेश्चंस को आपको हल करना है एग्जाम्स के लिए। जस्ट हम एक एक्सप्लेनिंग के वे में इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो आप मार्केट से ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है। तो टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज। तो इसमें कहता है कि एक तो 1 कूलम का चार्ज है, दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो दोनों जो है ना उनका फोर्स निकालना कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और 4 कूलम जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर बात क्या है कि दोनों ही फोर्स, यानी जो 1 कूलम जो है माइक्रो कूलम जो 4 पर लगाएगा उतना ही 4 माइक्रो कूलम भी तो 1 पर लगाएगा। तो फोर्स में कोई अंतर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो फोर्स का रेशियो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Three capacitor of equal capacity C are joined in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in both the cases will be। तो इसमें कहता है कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, पहले तीनों को सीरीज में जोड़ा है, फिर उसके बाद तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। सोल्व करना पड़ेगा इसको। कैसे सोल्व करें? सीरीज में क्या रिजल्ट आता है? सीरीज में आता है 1/CS, 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू भी C है और C3 की वैल्यू भी C है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3/C। कितना आ जाएगा? 3/C। 1/CS की वैल्यू है फ्रेंड्स ये। तो अब देखिए हमें तो CS की वैल्यू चाहिए है। तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी? CS की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C/3। कितनी आ जाएगी? C/3। रिवर्स कर देंगे ना उसको 1/CS को, C/3 हो जाएगी। अब पैरेलल में कैसे करें इसको? बाद में पैरेलल में भी जोड़ा है, तो ये होता है C1 + C2 + C3। तो C + C क्योंकि तीनों की कैपेसिटी इक्वल है तो कितना हो जाएगा? 3C हो गया। अब इसकी और इसकी रेशियो निकालनी है। तो इसकी और इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी? इसकी और इसकी रेशियो हो जाएगी आपके पास, सीरीज में जोड़ा था उसकी रेशियो थी C/3, पैरेलल में जोड़ा उसकी रेशियो है 3C। इसको आप इस साइड ले जाइएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बचेगा? 1। इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? 9। तो इसका डी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ध्यान रखना, कई बच्चे रेजिस्टेंस कर देंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछी है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद y एक्सिस रिप्रेजेंटिंग I, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो देखिए ग्राफ है यहाँ पर ओम्स लॉ में जो आप बनाते हैं, कहता है कि I जो है ना वो y एक्सिस पर लिया गया है, वोल्टेज जो है आपकी x एक्सिस पर ली गई है। तो इसमें ये थीटा है आपका, ठीक है ना, ये थीटा है। तो कहता है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किससे पता चलेगा? स्लोप से ही तो पता चलेगा, तभी मैंने कहा स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसे तो अगर देखिए जनरली क्या होता है, वोल्टेज को हम इस एक्सिस पर लेते हैं, करंट को इस एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो है ना ये एंगल जब हम लेते हैं तो ये टेंजेंट थीटा जो होता है ना वो क्या करता है? वो इसके स्लोप को बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है जनरली। यहाँ पर रिवर्स कर दिया, वोल्टेज एक्स एक्सिस पर है, करंट आई एक्सिस पर है, इस पर वाई एक्सिस पे है, तो इसको भी रिवर्स कर दो। टेन का रिवर्स क्या होता है? कोट। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोट थीटा। आगे बढ़ते हैं। An electron enters in a uniform magnetic field perpendicular to it. The path of the electron would be। कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो उसका पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, लीनियर होगा। तो देखिए सर्कुलर होगा हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हमेशा कैसे होगा? अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तब की बात है, हमेशा कैसा होगा? सर्कुलर होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो सी यहाँ पर जो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के तो मैं अवेलेबल करवा ही चुका हूँ, सभी यूनिट के जो एमसीक्यूज़ हैं सेपरेटली
हर एक यूनिट के मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, आप हमारे चैनल से देख लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना, 2017 का, 18 का, 19 का, ठीक है ना, 21 का, ये मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। इस चैनल को जितना हो सके जो है फॉलो कीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग इन वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज। अब यहाँ पर एक बात है, देखिए, कहता फोर्स पूछा है एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। तो कहता है कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इतना हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर पैरेलल है तो मीन्स थीटा जीरो है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना, एंगल किस किस के बीच में बनता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन तो सेम है, उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एंगल जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया क्यू वी बी साइन जीरो मीन्स जीरो, ठीक है ना। साइन जीरो है तो इसलिए फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा उसी सेम डायरेक्शन में। अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लगेगा, क्यू वी भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है फॉर ए कोइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी करंट फ्लो एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड द ईएमएफ इंड्यूसेस। कहता है कि कोइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी है और उसमें जो करंट जो रेट है वो है 10⁻³। तो कहता है ईएमएफ बताना है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल की वैल्यू कितनी है, 2 मिली हेनरी कहता है, मिली का मतलब 10⁻³ और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है भाई, कितनी है 10⁻³। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है ना। ईएमएफ 2 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि 10⁻³ से कैंसिल, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ कहता है किसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका परिणाम है, कौन से नियम के कंजर्वेशन का परिणाम है, चार्ज का, मोमेंटम का, एनर्जी का या फिर मास का। तो एनर्जी का, इसमें ना एनर्जी का कंजर्वेशन आएगा। आगे है माइलेज इज अ फिनोमेना ड्यू टू। तो जो माइलेज है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है माइलेज। आगे बढ़ते हैं। Two surface of a biconvex lens have equal radii of curvature r and its refractive index n is 1.5. The focal length of the lens will be, focal length पूछ लिया। कहता है दो आपके बाइकन्वेक्स लेंस है, आपके बाइकन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो कहता है एक दोनों का जो रेडियई कर्वेचर है r है, दोनों का सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है 1.5 है। फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको सोल्व करते हैं। 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 माइनस माइनस कितना है, 1 है, 1.5 माइनस 1 है, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर रेडियई ऑफ कर्वेचर। देखिए 1/r, जो माइनस का साइन था वहाँ पर ये प्लस कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जो है ना ये r की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स देखिए इसमें क्या है, इसके लिए तो वैल्यू नेगेटिव है, इस कर्वेचर के लिए वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो माइनस आर है ना ये हो जाएगा आपका 1/r माइनस माइनस आर हो जाएगा इसके लिए ये भाग। तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, यहाँ पर ये वैल्यू बच गई, 1.5 में से घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2/r बच जाएगा, 2/r। तो यहाँ पर देखिए 0.5 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी f की वैल्यू क्या बचेगी, ये 1/f की आई है तो 1/r बच गया। तो यानी f की वैल्यू क्या हो गई, r के इक्वल हो गई। तो b इसका करेक्ट आंसर है, 10 का b करेक्ट आंसर है। r वैल्यू बचेगी, सोल्व कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया है। फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पे हम इसको दोबारा कंसिडर कर लेंगे। अगला है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म इज डेल्टा m एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज a, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। मिनिमम डेविएशन दे दिया, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पूछ लिया, कौन से ऑप्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए में ए कहता है साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2, बिल्कुल गलत आंसर ये नहीं होएगा, साइन a/2 भी नहीं होएगा। उसके बाद कहता है साइन a/2 डिवाइडेड बाई साइन a प्लस डेल्टा m/2, ये भी नहीं होएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना, डी 11th का करेक्ट आंसर है, ये सही एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सही तरीके से प्रिंट नहीं किया गया है, मीन्स यहाँ पर कुछ
सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ एक टाइम के लिए। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल ओनली। कहता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटेलिक सरफेस से तभी हो सकता है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। हाफ ऑफ द थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब लेस देन है तो हाफ से भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन ये चल जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसा भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट तो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है, आपने पढ़ी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन ये है तो कि इलेक्ट्रॉन बाहर तभी आएगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, एच अपॉन पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम में, एच तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, किसके, मोमेंटम के। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है, 14 का डी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोमेंटम के, इसका करेक्ट आंसर है रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इन हाइड्रोजन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय। कहता है हाइड्रोजन एटम में काइनेटिक एनर्जी किस रिलेशन से दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये देख रखा -1/4πε ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो ए और डी को तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ए और डी तो वैसे एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होगी कभी भी, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर बचता है बी और सी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्टर आ रहा है 8 का, यहाँ पर फैक्टर आ रहा है 4 का, तो करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक है ना। ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ड्यूटेरियम। तो आपने पूछा गया कि 1H2 इसमें कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, तो ये तो बताएगा प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। तो प्रोटॉन तो एक है, एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालें, इसमें से एक घटा देते हैं, 2 में से एक घटा दिया तो कितने न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें से एक घटा देते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर वाला घटा दें आप, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की, ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। अभी तक जो स्टूडेंट्स नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी जो है इसी प्रकार से हेल्प मिलती रहे एग्जाम के लिए। बहुत काम आने वाली है ये वीडियोस आपके लिए, प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत काम आने वाली है। वहाँ पर आप याद करिएगा, ठीक है, कि हाँ हमने वीडियो में ऐसी ऐसी की है। आगे देखिए, एनर्जी बैंड ऑफ अ सब्सटेंस इज शोन इन फिगर। कहता है एनर्जी बैंड दिखा रखा है इस सब्सटेंस का, वेयर वी इज वैलेंस बैंड, सी इज कंडक्शन बैंड, तो यानी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रखा है। तो कहता है सब्सटेंस कैसा है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, डायमंड है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अगर एनर्जी बैंड 0 है तो क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमेशा सेमी कंडक्टर होगा, क्या होगा, सेमी। और ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, इंसुलेटर। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन है तो सेमी कंडक्टर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक कौन से होते हैं, अल्पसंख्यक, यानी माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्या में जो होते हैं, कम संख्या में जो होते हैं। एन है तो उसमें पी होंगे, मीन्स होल्स होंगे, पी का मतलब होल्स, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स है। तो एन टाइप में होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो ये पूछा है तो यहाँ पर होल्स आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल, नन ऑफ दीज में से होल आंसर आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर इसका रहेगा। देखिए यहां तक तो थे आपके 18 जो क्वेश्चंस थे ये थे एमसीक्यू। कैसे थे, एमसीक्यू। अब आ जाएंगे इसमें, देखिए ये एमसीक्यूज थे, अब फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 10th में भी आपने पढ़ा है। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हिंदी में विभवांतर भी कहते हैं, विभव में अंतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, करंट थ्रो अ गिवन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज द नेट डैश पासिंग पर यूनिट टाइम। करंट की परिभाषा दे दी इसने। करंट क्या होता है, करंट होता है नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, तो इसको बोलते हैं करंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में नेट चार्ज, ठीक है ना, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज पर यूनिट टाइम पास होगा तब ये करंट बनेगा, ठीक है ना। करंट थ्रू गिवन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज द नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वांटिटीज आर नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डैश। तो कहता है 3 क्वांटिटी हमें चाहिए होती है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए। उसमें से एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, अगला क्या है फिर? तो इसमें आ जाएगा डिप, एंगल ऑफ डिप। ठीक है ना, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसमें आ जाएगा एंगल ऑफ डिप। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप चाहिएगा, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर देंगे एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। एसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, एसी जनरेटर मतलब जनरेट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो। अगला देखिए, एक्सरे, गामा रे एंड द रेडियो वेव आर प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम। कहता है एक्सरे है, गामा रे और रेडियो वेव प्रोपेगेट कर रही है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। देयर डैश विल बी सेम बट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, कोई डाउट नहीं है। तो कहता है कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? वेलोसिटी। कौन सी रहेगी? वेलोसिटी, क्योंकि तीनों ही वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे। किससे करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, तो देयर वेलोसिटी विल बी सेम। इसमें आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, कहता है दैस एंगल फॉर अ रे इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इज दैट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहता है कि ये वह एंगल है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो इसमें आ जाएगा क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वह एंगल होता है इंसिडेंस का जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो? 90 डिग्री। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता था एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा इज गिवन बाय। एनर्जी किससे दी जाए? कहता है एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसकी एनर्जी निकालेंगे एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, इस डेरिवेशन से उसकी एनर्जी निकलेगी, इस रिजल्ट से एनर्जी निकलती है, एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा इसमें। इन रदरफोर्ड्स मॉडल most of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and dash revolve around it। रदरफोर्ड मॉडल में कहता है सारा जो मास है वो एक छोटे से पार्ट में होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? ये पूछता है, बिल्कुल आसान है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। पूरा लिखना है, ठीक है, कहीं आप इसको छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख के छोड़ दें, कहीं आप एग्जामिनर को छोड़ दें, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लिखना है यहाँ पर, स्पेलिंग। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है अच्छे मार्क्स के लिए। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन डैश सेमीकंडक्टर। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। किस सेमीकंडक्टर में? उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। देखिए यहाँ पर 9 फिल इन द ब्लैंक्स है, 19 से लेकर 27 तक 9 फिल इन द ब्लैंक्स है, 18 एमसीक्यू, 9 फिल इन द ब्लैंक्स। अब बाकी इनमें आपको 1 वर्ड वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो या 1 लाइन वाले मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, किसमें? करंट डेंसिटी में, सिग्मा में और ई में। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा, ये इसमें रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा, J करंट डेंसिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम का नियम है उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आगे देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन लिखना है। तो ईएमएफ होता है भाई आपका टर्मिनल पोटेंशियल प्लस I इंटू आर। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये रिलेशन लिखना था आपको। ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक है, ये इसका एडिशन होता है। तो ये रिजल्ट आपको लिखना था इसके अंदर 29 के अंदर। अब कहता है कंसीडर द सर्किट शोन वेयर एपीबी एंड एक्यूबी आर पार्ट ऑफ ए स्क्वायर। तो कहता है इस सर्किट को देखिएगा, इसमें जो है एपीबी और एक्यूबी पार्ट है स्क्वायर के। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। कहता है ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो इसमें देखिए, आप यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है ना इस पॉइंट के ऊपर जो है करंट दो हिस्सों में बट गया। एक तो यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? 0, क्योंकि यहाँ पर नेट इफेक्ट हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, 31 कहता है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +5 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कहता है 2 थिन लेंसेज है, एक की पावर दे दी +5 डायोप्टर,
दूसरे की पावर दे दी -5 डायोप्टर। कहता है दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर का रिजल्ट क्या होता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना, चलता जाएगा। तो यहाँ पर दो दे रखे हैं तो दो टर्म ले लीजिएगा, तो P1 प्लस P2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो एक तो है 5 डायोप्टर, एक है -5 डायोप्टर, तो दोनों क्या हो गई, कैंसिल, तो टोटल पावर क्या होगी, 0 डायोप्टर, ठीक है ना। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, 0 डायोप्टर, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, फॉर विच स्पेक्ट्रल कलर ऑफ लाइट इज द स्पीड मैक्सिमम इन द ग्लास। कहता है किस स्पेक्ट्रल कलर के लिए स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो कौन से कलर के लिए होनी चाहिए स्पीड जो है, देखिए यहां पर क्या है, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की ज्यादा होती है, तो यहाँ पर रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेड कलर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी किसी भी मीडियम के अंदर। ग्लास के अंदर पूछा है तो ग्लास के अंदर मैक्सिमम हो ही जाएगी उसके। यहाँ पर देखिए, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट what will be the effect of on fringe width on using yellow color of sodium lamp in place of violet color। कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम वॉयलेट कलर की जगह येलो कलर यूज करें तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, किसकी जगह, वॉयलेट की जगह येलो कलर यूज कर लिया। अब यहाँ पर आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए, रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है फ्रिंज विड्थ यानी बीटा बराबर है लेमडा डी अपॉन डी। तो यहाँ पर यानी बीटा जो फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वेवलेंथ के, लेमडा के। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, येलो की या वॉयलेट की। तो देखिए विबग्योर वाला याद कर लीजिएगा, विबग्योर। तो यहाँ पर वेवलेंथ इस ऑर्डर में होती है बढ़ते क्रम में, ये ऑर्डर मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की होती है। तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम थी, येलो की ज्यादा हो गई, तो बीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वेवलेंथ आपकी येलो की ज्यादा होती है तो बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो है बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जब आप येलो कलर को लेकर आएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, मैंने बताया कि येलो की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा बनेगी, तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखिए, टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेशियो 1:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। कहता है दो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास का रेशियो दे रखा है 1:8, कहता है डेंसिटी का रेशियो बताना है। तो आपको एक बात बता देते हैं कि आपका जो है ना एटम कोई भी हो, जैसे एक तो दे दिया हाइड्रोजन, एक दे दिया ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो यहाँ पर एटम कुछ भी हो, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर आपका रेशियो कुछ भी हो, 1:8 हो, 1:16 हो, कुछ भी हो, बट डेंसिटी हमेशा 1:1 ही रहेगी, क्योंकि डेंसिटी हाइड्रोजन की भी उतनी होती है, ऑक्सीजन की भी उतनी होती है, यूरेनियम की भी उतनी होती है। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सभी एटम की डेंसिटी सेम रहती है और उसका ऑर्डर होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी सभी के लिए सेम रहती है, ये ऑर्डर सभी के लिए सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आया भी है, ठीक है ना। तो डेंसिटी 1:1 रहेगी ऑलवेज, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। इज द जंक्शन डायड इज फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड है या रिवर्स बायस ये बताना। ये -10 है, ये +7 है, आपको देखना करंट की डायरेक्शन, क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन की, करंट किस तरफ है। तो यहाँ पर देखिए अगर करंट P से N की तरफ है तो होता है फॉरवर्ड बायस, अगर करंट N से P की तरफ है तो होता है रिवर्स बायस। क्या होता है, रिवर्स बायस। तो इसको बोलते हैं P, ये जो स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे N। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। और हायर पोटेंशियल क्या है, +7 ज्यादा है या -10 ज्यादा है, ये ज्यादा होगी वैल्यू, तो हाई पोटेंशियल इस साइड है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई हाई टू लो। तो इसमें डायोड में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कहाँ जा रहा है, ये N है, N से कहाँ जा रहा है, P की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गई, N से P की तरफ करंट गया तो रिवर्स हो गई, क्या हो गई, रिवर्स बायस है। तो आप इसको लिखेंगे रिवर्स बायस है, ये कैसी है, रिवर्स बायस है, ठीक है ना, रिवर्स बायस, यही आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 35 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने सोल्व करवाए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट था ये, आगे फ्यूचर में मैं आपको जो है और प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आपके काम आने वाला है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर जितनी यूनिट है पूरे सिलेबस की फिजिक्स की मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा चुका हूँ, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, क्लास 12th ऑब्जेक्टिव टाइप के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो है प्रैक्टिस सेट के साथ।
थैंक यू वेरी मच।